हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। तो इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स को ऑलरेडी करा दिया है। यदि आप लोग अभी मेरे चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है ये एचटेट के अंदर आए हुए जो 2021 के अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, वहाँ से मैं स्टार्टअप करता हूँ। ठीक है, द रिमाइंडर व्हेन, ये नंबर हमारे पास इतना बड़ा नंबर दे रखा है, फिर बोला हुआ है इज डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास में जब डिवाइडेड बाय 3, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, ये पूछा हुआ है। रिमाइंडर हमारे पास में जस्ट क्या होता है, जब 3 के केस में होता है तो सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते हैं। देन उसका जो हमारे पास में एक प्रॉपर हमारे पास में नंबर निकल के आएगा सम ऑफ डिजिट से। मान लो हम n मान लेते हैं, तो इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली जो रिमाइंडर यहाँ पे आने वाला है वही रिमाइंडर इस टोटल नंबर का होता है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को एक बात और बता दूँ, यदि हमारे पास में सम के अंदर कहीं भी 3 जोड़ हो जाए, 9 जोड़ हो जाए, ये 6 जोड़ हो जाए, 9 जोड़ हो जाए, 12 जोड़ हो जाए, तो हम उसको डायरेक्ट भी हम कट कर सकते हैं, क्योंकि जब इस चीज़ को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। 9 को ये 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को जब भी 0 आने वाला है, 9 को करेंगे तब भी, 12 को करेंगे यहाँ पे तब भी ऐसे ही आने वाला है। यहाँ पे जब हम फर्स्ट 2 देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, 1 है, ये 3 हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ से आप लोगों को कुछ भी रिमाइंडर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 7 हो चुका है, 7 और 8 हो गया है, 8 5 13 हो गया, 13 और 2 हमारे पास 15 हो चुका है। जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर आगे देखते हैं 1 और 5, यहाँ पे 6 हो चुका है, यहाँ पे भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो 2, फिर 1 3 हो गया है, 3 पे फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और यहाँ पे 5 है। सो 5 को सिंपली हमें डिवाइड करना है। 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हमारे पास में कितना आ जाएगा, जब 3 से एक बार जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर है जो वो 2 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, सो रिमाइंडर हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए 2 है। आंसर नंबर 3 करेक्ट हो चुका है। सो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, ये 26 तो हो चुका है। अब हम 27 की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। फिर बोला हुआ है यहाँ पे एक्स जब नॉट इक्वल टू पाई है उसके लिए हमारे पास के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x एंड 3 जब एक्स पाई के इक्वल है इज कंटिन्यूस एज एट पाई बाई 2। ये फंक्शन हमारे पास सिंपली कंटिन्यूस दे रखा है पाई बाई 2 पे। जब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है इसका क्या मतलब होता है, सीधा साधा कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 की बात करते हैं तो पाई बाई 2 पे जो फंक्शन होता है वो इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट के बराबर। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो सिंपली हमारे पास में जो ये वाली चीज़ है ये 3 के इक्वल दे ही रखी है, और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है। यहाँ पे जब लिमिट में पाई बाई 2 यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, फंक्शन की जगह हो जाएगा के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2 पाई। यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास के कॉस पाई बाई 2 अपॉन पाई माइनस पाई हो जाएगा। ये भी जब ये x है यहाँ पे 2x, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2x है, जब यहाँ पे हम पाई बाई 2 पुट करेंगे सिंपली पाई बचने वाला है। ये कॉस पाई 0 हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास 3 है ही, ये 0/0। सो 0/0 जब भी फॉर्म मिलने के लिए मिलती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दो एंड न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर से लिमिट ले लो। ठीक है, तो हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 हो जाएगा एंड यहाँ का इसका कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, सो के साइन x अपॉन में जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पाई का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और माइनस 2x का क्या हो जाएगा बच्चों,
-2 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास किसके बराबर दे रखा है 3 के। अब π/2 यहाँ पे पुट करेंगे, साइन π/2 कितना होता है 1 होता है और ये k/2 हो जाएगा। k/2 इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज यहाँ से k के बराबर कितनी निकल जाएगी 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है, यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमारे पास दे रखी है x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट हैं, देन द वैल्यू ऑफ p। सो p की वैल्यू पूछी हुई है यहाँ पे कि क्या आने वाली है। आप लोगों को जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व भी करोगे तब भी देख सकते हो, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से ओमेगा और ओमेगा² 2 रूट निकल के आते हैं, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ही 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक प्रकार से आप ये भी याद करके चल सकते हो। अब मान लो अल्फा की जगह तो ओमेगा लिख देता हूँ मैं और बीटा की जगह ओमेगा² लिख देता हूँ। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ओमेगा अपॉन ओमेगा²। यहाँ से यदि मैं ऊपर ओमेगा की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी ओमेगा की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओमेगा² अपॉन ओमेगा³ हो जाएगा और ओमेगा³ क्या होता है 1 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सो यहाँ से ओमेगा² निकल के आएगा। अल्फा अपॉन बीटा ओमेगा² हो गया। अब इसी प्रकार बीटा अपॉन ओमेगा करेंगे तो ओमेगा² अपॉन ओमेगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, ये ओमेगा। सो नेक्स्ट रूट भी क्या है, एक ओमेगा आया, एक ओमेगा² आया। सो इक्वेशन जो हमारे पास नेक्स्ट बनेगी वो भी इसी के जैसी सेम टू सेम इक्वेशन होने वाली है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होगा और कांस्टेंट भी 1 होगा। सो यहाँ से यदि हम कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू भी क्या आने वाली है 1 आने वाली है और q की वैल्यू भी क्या आने वाली है 1 आने वाली है। ठीक है गाइज, सो यहाँ से हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बोला हुआ है द हार्मोनिक मीन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का हार्मोनिक मीन पूछा हुआ है। सो हार्मोनिक मीन क्या होगा, रूट्स का हार्मोनिक मीन मान लेते हैं। लेट अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास में 2 रूट हैं। सो जो हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है। सो यहाँ से आप लोगों को क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सम ऑफ रूट्स दे रखा है। सो वो वैल्यूज कैलकुलेट कर देते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, माइनस जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट कितना है -4 अपॉन √5। सो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, 4 + √5 अपॉन में a आ जाता है। a क्या है 5 + √2, 5 + √2 हमारे पास हो जाएगा। अब सम ऑफ रूट्स तो हो चुका है ये, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a। सो c हमारे पास कितना है 8 + 2 √5, 8 + 2 √5 अपॉन वही a आने वाला है 5 + √2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 × 4 + √5 अपॉन 5 + √2। ठीक है गाइस, अब यहाँ से देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम अल्फा बीटा कर देते हैं, सम ऑफ रूट्स को अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे मैं पुट अप करता हूँ, ठीक है, इस जगह पे। सो यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से ये चीज़ पुट करूँगा तो 2 यहाँ पे है, ठीक है, और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। सो यहाँ से ये 4 हो जाएगा, निकल के आएगा 4 + √5 अपॉन में क्या आने वाला है ये वाली चीज़ 5 + √2 एंड अपॉन में ये अल्फा प्लस बीटा 4 + √5 अपॉन 5 + √2। अब देखो 5 + √2 से 5 + √2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 + √5 से 4 + √5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 4। सो सिंपली हमारे पास में जो इसका आंसर आने वाला है यहाँ पे ये 4 आने वाला है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, करेक्ट है।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास में हो जाता है, यहाँ पे कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, कहता है हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन देन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है इफ़ ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन देखो ये एक होमोजीनियस, यदि हमारे पास ax बराबर जीरो कोई भी इक्वेशन होती है तो यहाँ पे केवल दो केसेस निकल के आते हैं। फर्स्ट वन होता है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, और यूनिक भी क्या होते हैं, वो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आ जाता है वो जीरो के बराबर ही आता है, ठीक है, एक्स का सॉल्यूशन। यहाँ से हमारे पास में यदि जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी, यहाँ यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन भी निकल के आ जाते हैं। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा हुआ है पहले से ही कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो है। सो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट को जीरो करना पड़ेगा। सो डिटर्मिनेंट के लिए पहले हमें यहाँ से मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसका डिटर्मिनेंट करना है। सो ये मैं अब सब चीज़ इरेज कर देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पे आ जाते हैं। सो डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है 1, y का 1 हो गया, z का -1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ से हो गया 3 हो गया, माइनस अल्फा हो गया, यहाँ से माइनस का 3 हो चुका है, फिर यहाँ से 1 हो गया, -3 हो गया, 1 हो गया। सो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये डिटर्मिनेंट है वो जीरो होने वाला है। फिर हम ले लेते हैं यहाँ से इस फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सो 1 इंटू माइनस अल्फा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में होता है 9 -1, फिर हम हमारे पास करेंगे तो 3 इंटू में ये प्लस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 करेंगे तो ये हमारे पास ये माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से माइनस अल्फा -9 माइनस ये 3 और 3 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 और ये माइनस का अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो है, बराबर में जीरो चल ही रहा है। ये देखो ये एक माइनस का अल्फा है कि माइनस का अल्फा, तो माइनस के 2 अल्फा हो चुका, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का 6 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस की 3 वैल्यू निकल के आएगी। सो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31। सो यहाँ से आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों को यहाँ से मैं पहले एक चीज़ कंडीशन बता देता हूँ सॉल्यूशन करने से पहले। जो सॉल्यूशन है हमारे पास में यहाँ से स्टार्ट होगा, यदि A क्रॉस B क्रॉस C इस टाइप से यदि 3 हम क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो इसका रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ए की लास्ट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करो पहले A.C, ठीक है बच्चों, फिर जो मिडल वाला है वो यहाँ पे लिख दो, फिर माइनस का साइन लगाना है, A डॉट फिर मिडल वाला एंड देन लास्ट वाला, ये सिंपल ये वो रूट कोई भी यहाँ पे ना डॉट लगेगा ना कुछ लगेगा, सिंपल एज इट इज़ लिख देना है। सो जो हमारे पास में यहाँ पे लास्ट वाला थर्ड वाला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया है तो अच्छी बात है। अब इस चीज़ को लेके चलेंगे, इफ़ A एंड B आर 2 यूनिट वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, जब इनका हम डिटर्मिनेंट वो मॉड लेते हैं तो वो हमारे पास में इनका 1 होता है, ठीक है। एंड दिस वन देन C इज़ पैरेलल टू, तो हमें C निकालनी है, C किसके पैरेलल आती है, ठीक है बच्चों। C हमारे पास यहाँ दे रखा है, मतलब सिंपली हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है कि ये किसके पैरेलल आ रहा है। यहाँ से इसे सॉल्व करने वाले तो ये दे रखा है हमारे पास में A प्लस B, मैं इनके ऊपर बार नहीं लगा रहा हूँ, तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C हो चुका है। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस है, सो डिस्ट्रीब्यूशन होकर एक बार A के साथ हो जाएगा, एक बार B के साथ हो जाएगा, A क्रॉस यहाँ पे A क्रॉस B हो गया, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, B क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C हो चुका है बच्चों। तो यहाँ से जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है कि पहले इस लास्ट वाले के साथ करना है, मतलब A डॉट B हो जाएगा
एंड यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ए डॉट ए करेंगे, ए डॉट ए, फिर हमारे पास में लास्ट वाला आ जाएगा, फिर प्लस का इसका और इसका लास्ट वाले का बी डॉट बी, एंड ये हमारे पास मिडल वाला एज इट इज़, माइनस फिर इसका और इसका बी डॉट ए, और यहाँ पे हमारे पास में ये बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो सिंपली हमारे पास में यही होने वाला है। सो अब आप लोग यहाँ पे हमारे पास में क्या आने वाला है, ये सी के इक्वल आने वाला है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ इसको, ताकि सब कुछ मैं इजीली लिख पाऊँ। ठीक है, सो डिटरमिन ये हमारे पास में जो मैग्नीट्यूड था सबका 1 है। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड 1 है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से मैंने जो मिटा दिया ऊपर से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड जो बी है वो 1 के बराबर है। अब यहाँ से जब देखो ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है, ये डॉट ए डॉट बी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों एक ही बात होती है। तो ये हमारे पास में ए डॉट बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। अब यहाँ पे देखो ए डॉट ए डिटर्मिनेंट के बराबर, ये मैग्नीट्यूड के बराबर है, वो 1 के बराबर है, ऐसे ही बी डॉट बी ये भी 1 के बराबर है। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगा के 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कॉमन लेता हूँ, पहले इसमें से लूँगा तो यहाँ पे ए बचेगा, फिर क्या है यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या बचेगा, बी बचेगा, ये सी के बराबर है। देखो अब ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये भी कॉमन ले लेता हूँ, ए माइनस बी ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए डॉट बी बचेगा बराबर सी हो गया। अब देखो यहाँ से ए डॉट बी, ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू दे के जाएगा, मान लेते हैं हम के ए माइनस बी बराबर सी। सो यहाँ से सिंपली जब कोई भी वेक्टर किसी के हमारे पास पैरेलल होता है तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, किसी के कांस्टेंट टाइम्स वो वेक्टर इज